गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सब बीएड सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों को असेसमेंट ऑफ लर्निंग पढ़ाएंगे। इसमें आपका जो सेकेंड यूनिट है जो बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, आरसीएम है, जिसको क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर के उद्देश्यों का वर्गीकरण व्यवहारिक रूप में लिखना ही क्या होता है, आरसीएम। क्या होता है? RCEM। आरसीएम जो होता है वो क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर के अनुसार महाविद्यालयों उद्देश्यों का वर्गीकरण व्यवहारिक रूप में लिखना होता है। इसका जो होता है, पहले आपने मेगर विधि पढ़ा था, फिर आपका मिलर विधि है, फिर आरसीएम है। ये व्यावहारिक उद्देश्यों की कसौटी या व्यावहारिक उद्देश्यों के पद के अंतर्गत है। तो इसके अंतर्गत है कि इन्होंने हाल ही में शिक्षण उद्देश्यों की व्यावहारिक रूपरेखा प्रस्तुत की है। कौन किया है? आरसीएम ने। आरसीएम ने क्या किया है? व्यावहारिक रूपरेखा प्रस्तुत किया है। मेगर की विधि अपक्रमित अनुदेशन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। जो अपक्रमित अनुदेशन है मेगर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था, उसके लिए क्या है, वह उपयुक्त मानी जाती है, परंतु वह पर्याप्त नहीं है क्योंकि उसमें उद्देश्यों की क्रियाओं का स्वरूप निश्चित नहीं है। वहाँ उद्देश्य जो होता है उसका निर्धारण पूर्व में नहीं होता है, इसलिए उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में लिखने के लिए कठिनाई होती है। किसमें? मेगर विधि में व्यावहारिक रूप में लिखने में कठिनाई होती है और आरसीएम में नहीं होती है। इसलिए इस प्रक्रिया की जगह उत्पादन की प्रधानता होती है। भारतीय विद्वानों ने मेगर विधि की सीमाओं को महसूस किया तथा राष्ट्रीय स्तर पर नवीन विधि का विकास किया। कौन से नवीन विधि का विकास किया? आरसीएम का विकास किया। किसका किया? आरसीएम का विकास किया। यह विधि जो होती है मेगर विधि का सुधारात्मक रूप होता है या मेगर विधि का सुधारात्मक रूप माना जाता है। कौन माना जाता है? आरसीएम माना जाता है। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले व्यावहारिक उद्देश्यों में आपका मेगर विधि, मिलर विधि आया, लेकिन मेगर विधि जो होती है वह उपयुक्त माना जाता था, लेकिन वो पर्याप्त नहीं माना जाता था क्योंकि वो विस्तृत नहीं था। इसलिए जो होता है, भारतीय जो विद्वान थे मेगर ने कि इस सब महसूस किया कि इसका नवीन स्तर पर विकास किया जाना चाहिए और इसलिए इसको आरसीएम को लाया गया। इसकी जो होती है वो निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। पहला होता है उद्दीपन अनुक्रिया के स्थान पर मानसिक क्रियाओं को महत्व देना। स्टिमुलस रिस्पांस के स्थान पर मेंटल एक्शन का, मेंटल क्रियाओं का या मानसिक क्रियाओं का महत्व दिया गया। ब्लूम जो थे ज्ञानात्मक, जिसे आप ज्ञान बोध, संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्यांकन जो है ब्लूम टेक्सोनॉमी के अंतर्गत, तो ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष की 6 श्रेणियों को 4 में बदल दिया गया। किसमें? आरसीएम में 4 में बदल दिया गया था। कौन? किसने बदल दिया था भाई? मेगर विधि ने बदल दिया था। सभी प्रकार की अधिगम को 17 मानसिक योग्यताओं में क्या किया गया? विभाजित किया गया। इन मानसिक योग्यताओं से ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में लिखा गया। उद्देश्यों के व्यावहारिक रूप में लिखना या 17 मानसिक क्रियाओं को द्वारा लिखा जा सकता है। कहने का मतलब ये होता है कि जो सभी प्रकार के अधिगम जो होते हैं, जो 17 मानसिक योग्यताओं से होते हैं संबंधित या विभाजित होते हैं, इन मानसिक जो योग्यताएं होती हैं उनको ज्ञानात्मक रूप में, भावात्मक रूप में और किसमें? क्रियात्मक उद्देश्यों के रूप में लिखा जाता है। और उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में 17 मानसिक योग्यताओं को क्रियाओं द्वारा लिखा जाता है। आप लोगों को मैं बता दूं, यूपीटीटी, सीटीटी में लिखा आता है ऐसे कि आरसीएम के अंतर्गत या मेगर विधि के अंतर्गत कितने भागों में विभाजित दिया होता है, 17, 16, 15। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये 17 भागों में व्यावहारिक रूप से मानसिक योग्यताएं होती हैं और ये जो होती है इसी के आधार पर जो होता है वो हमारा लेसन प्लान बनता है। जैसे कि आप लोग माइक्रो टीचिंग, मैंने आपको बताया कि माइक्रो टीचिंग जो बनाते हैं उसमें जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो क्या क्या होते हैं? ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक होते हैं ना। तो ये तीन के आधार पर हम लोग क्या करते हैं? लेसन प्लान बनाते हैं। इसी के आधार पर हमारा ये क्या होता है? व्यावहारिक उद्देश्यों का वर्गीकरण होता है।
अगला है कि इस विधि में जो होता है लिखने के लिए पाठ्य वस्तु जो के प्रकरण का तत्व का विश्लेषण जो किया जाता है, उसके अनुसार उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, फिर उद्देश्यों का मानसिक क्रियाओं में विभाजन किया जाता है, फिर इनमें समुचित मानसिक क्रियाओं का चयन करके तत्व की सहायता से उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कहने का तात्पर्य यही होता है कि जो हमारा लिखने का जो पाठ्यक्रम होता है, पाठ्यवस्तु होता है, वो उसका उन तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है और फिर इसके बाद विश्लेषण करने के बाद उसका जो उद्देश्य होता है उसका वह हम लोग निर्धारण करते हैं और निर्धारण करने के बाद 17 मानसिक विभाजन में हम डिवाइड करते हैं और हम जो उसका 17 भागों में विभाजित करने के बाद जो मानसिक क्रियाओं का चयन करते हैं, तत्वों के सहायता से उद्देश्यों का व्यावहारिकरण प्रस्तुत करते हैं और जो इन मानसिक क्रियाओं को जो 17 भागों में बांटा गया है वह हमारा निम्न प्रकार से है। जैसे कि हम उद्देश्यों का वर्गीकरण कर सकते हैं। पहले चीज़ें मैंने बता दिया कि किसी भी चीज़ का हम उद्देश्य बनाते हैं, बिना उद्देश्य का कोई कार्य नहीं होता है। तो हम अगला अब बताते हैं आपको कि ज्ञान जो होता है वो ब्लूम के अनुसार है। ब्लूम के अनुसार जो ज्ञान होता है और आरसीएम के अनुसार भी ज्ञान होता है और मानसिक क्रियाएं जो होती हैं मैंने बताया कि 17 होती हैं। जैसे कि हम प्रत्यास्मरण करना और अभिज्ञान करना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज़ का प्रत्यास्मरण कर सकते हैं, अभिज्ञान कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, ये सब हम क्या कर सकते हैं, जान सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम बता सकेंगे। ये हमारा क्या होता है, नॉलेज लेवल पे आता है। तो ब्लूम के अनुसार हमने बताया था ये 6 प्रकार के, जैसे मैंने बताया कि ज्ञान, बोध, प्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण और मूल्यांकन। और आरसीएम के अनुसार जो होता है ज्ञान, बोध, प्रयोग, सृजनात्मक होता है और वही मानसिक क्रियाएं जो 17 भागों में विभाजित होती है वो आरसीएम जो होता है ये यही होता है, इसी के अकॉर्डिंग इस पे होता है। तो चलिए अगला जो होता है ब्लूम के अनुसार जो उद्देश्यों का निर्धारण होता है वो बोध होता है। बोध जो होता है आरसीएम में भी होता है। बोध में क्या देखा जाता है, संबंध देखा जाता है, टू रिलेटेड देखा जाता है, उदाहरण दिया जाता है, टू गिव एग्जाम्पल दिया जाता है, भेद किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, अर्थापन करना होता है, फिर वर्गीकरण होता है, फिर पुष्टि करना होता है, फिर सामान्यीकरण करना होता है। आप ध्यान दीजिएगा कि यही 17 भाग होते हैं। क्या क्या होते हैं, बोध में जो होता है संबंधों को देखा जाता है, उदाहरण देखा जाता है, भेद करना देखा जाता है, अर्थापन किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, पुष्टि करना होता है, सामान्यीकरण। ये जो चीज़ें आपको मैं बता रही हूँ ये किस में होता है, पहला आप ज्ञानात्मक लिखते हैं, पहला आप क्या करते हैं, ज्ञान लिखते हैं, दूसरा जो होता है बोध होता है, तीसरा जो होता है अनुप्रयोग होता है या फिर क्रियात्मक होता है। ये तीन ही के आधार पर ही तो विशिष्ट उद्देश्य आप लोग बनाते हैं ना, ये तीन के आधार पर ही तो विशिष्ट उद्देश्य बनाते हैं। तो जो हम ज्ञान में क्या लिख सकते हैं, प्रत्यास्मरण कर सकते हैं, अभिज्ञान कर सकते हैं। और बोध जो होता है तो बोध में हम किसी चीज़ को संबंध दिखा सकते हैं, उदाहरण दिखा सकते हैं, भेद करना दिखा सकते हैं, अर्थापन करना दिखा सकते हैं, वर्गीकरण करना दिखा सकते हैं, पुष्टिकरण करना दिखा सकते हैं और सामान्यीकरण करना दिखा सकते हैं। अगला जो होता है हमारा तीसरा जो होता है वो ब्लूम के अनुसार प्रयोग होता है और आरसीएम के अनुसार भी ये क्या होता है, प्रयोग होता है। तो प्रयोग में हम क्या कर सकते हैं, किसी चीज़ का तर्क कर सकते हैं, किसी चीज़ की परिकल्पना कर सकते हैं, किसी चीज़ की परिकल्पना स्थापित कर सकते हैं, किसी चीज़ की हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, किसी चीज़ का हम पूर्व कथन कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं, प्रयोग में। आप ध्यान दीजिएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 भाग हुआ ना। मानसिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया आरसीएम के अनुसार, 17 भागों में। यही 17 मानसिक योग्यताएं होती हैं, आप ध्यान दीजिएगा, यही 17 मानसिक योग्यताएं होती हैं। यही इसी के अकॉर्डिंग जो होता है वो हमारा आरसीएम होता है। आप सभी को ये चीज़ें एकदम अच्छे से तैयार करनी चाहिए। तो प्रयोग के अंतर्गत हम आते हैं, क्या होता है, तर्क करना होता है। इसमें क्या होता है, प्रयोग के अंतर्गत मानसिक क्रियाएं जो होती हैं, परिकल्पना करना, परिकल्पना स्थापित करना, निष्कर्ष निकालना और पूर्व कथन करना। अगला हम ब्लूम के अनुसार जो होता है हमारा चौथा जो होता है विश्लेषण होता है और विश्लेषण को आरसीएम के में हम सृजनात्मक कर देते हैं। और सृजनात्मक जो होता है हमारा मानसिक क्रियाओं के अंतर्गत इसमें जो देखा जाता है, इसमें विश्लेषण करना, संश्लेषण करना,
विश्लेषण करना आता है। संश्लेषण का ब्लूम के अनुसार मानसिक क्रिया में संश्लेषण ही होता है, मूल्यांकन के अनुसार इसका मूल्यांकन ही करना होता है। तो यही हमारा जो होता है वो आरसीएम के अनुसार ये 17 भागों में विभाजित होता है। तो अगर अब हमारा जब ये 17 भाग का अब बात समझ रहे हैं ना कि मैसूर में क्या होता है। मैसूर जो होता है व्यवहारिक रूप से मेगर अधिगम के अंतर्गत आता है और यही हमारा 17 भाग, इसमें मेन चीज़ें जो होती हैं वो 17 भाग का विभाजन ही दिया गया है, मानसिक क्रियाओं का ही दिया गया है। तो अब हम आते हैं आरसीएम की क्या विशेषताएं। आरसीएम की विशेषताएं जो होती हैं वो बहुत ही सरल तथा उपयोगी होती है तथा व्यावहारिक रूप में लिखना इनका सुगम होता है। अगला जो होता है आरसीएम का, ये हमारा होता है इस उत्पादन की अपेक्षा प्रक्रिया में अधिक महत्व दिया जाता है। उत्पादन की अपेक्षा क्या होता है वो अधिक महत्व दिया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा सुनिश्चित तथा विशिष्ट भी होती है। इस उपागम का प्रयोग व्यवहार के तीनों पक्षों का, जब भी आपसे व्यवहार के प्रयोग के बारे में, तो व्यवहार के बारे में आपका ज्ञानात्मक होता है, भावात्मक जो होता है क्रियात्मक उद्देश्यों के रूप में क्या होता है लिखने में किया जाता है। इसके आधार पर परीक्षा के लिए प्रश्नों की रचना करने में सुविधा होती है। परीक्षा के प्रश्नों की सुविधा जो होती है वो जो होती है रचना करने में हमारी सुविधा होती है। इस उपागम के आधार पर पाठ्यक्रम को इस उपागम के आधार जो होता है, इस उपागम के आधार पर पाठ्यक्रम को किन किन मानसिक क्रियाओं में रखा जाना चाहिए, इन चीज़ों का क्या होता है निर्णय लिया जाता है। क्या होता है निर्णय लिया जाता है। अगला जो होता है इस उपागम में मानव अधिगम की व्याख्या जो होती है मानसिक योग्यताओं तथा मानसिक क्रियाओं के रूप में किया जाता है। जो इसका लर्निंग जो हमारा अधिगम होता है उसमें मानसिक योग्यता और मानसिक प्रक्रियाओं को ही रखा जाता है। अगला हम आते हैं आरसीएम की क्या सीमाएं होती हैं। आरसीएम की सीमाएं जो होती हैं वो तीनों पक्षों को समान रूप से बल न देकर केवल ज्ञानात्मक पक्ष को अधिक बल दिया जाता है। किसमें तीनों पक्षों पर ध्यान न देकर, समान रूप से बल न देकर केवल ज्ञानात्मक उद्देश्यों पर अधिक बल दिया जाता है। और यदि मानसिक योग्यताओं की हम बात करें तो इस उपागम में केवल 17 मानसिक योग्यताओं के बारे में बताया गया है कि सभी व्यावहारिक उद्देश्यों को मात्र 17 मानसिक योग्यताओं के आधार पर नहीं लिखा जा सकता है। इसकी कुछ सीमाएं भी होती हैं। ये कहने का मतलब जो आरसीएम है वो केवल ज्ञानात्मक पक्षों पर ही बल देता है और इसमें जो होता है केवल 17 मानसिक आधारों पर ही नहीं लिखा जाना चाहिए और इसी पे लिखा गया है। ये इसकी सीमाएं हैं। इस विधि में दी गई मानसिक क्रियाओं का चयन विषय वस्तु के विभिन्न अवयवों के लिए करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। ये कहने का मतलब एक उद्देश्य का निर्धारण सभी लोगों में ना होकर के भिन्न भिन्न होना चाहिए, तभी वह किसी उद्देश्य की पूर्ति होती है, तभी वो वैलिड होती है। आरसीएम का उपागम जो है विभिन्न वर्गों की मानसिक योग्यताओं को अलग अलग उद्देश्यों के लिए कोई संतुलन नहीं है। कहने का तात्पर्य ये होता है जो अलग अलग चीज़ें होती हैं उनको अलग अलग करना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा जो आरसीएम होता है, जो क्लासिफिकेशन इन राइटिंग ऑब्जेक्टिव इन द प्रैक्टिकल फ्रॉम द अकॉर्डिंग टू द आरसीएम, क्लासिकम क्या है हमारा क्लासिफिकेशन एंड राइटिंग ऑब्जेक्टिव इन द प्रैक्टिकल फ्रॉम द अकॉर्डिंग टू द क्या है आरसीएम। ये आप देखेंगे, आप अपने बुक में देखेंगे जब उसमें दिखाया गया है कि हमारा ये जो आरसीएम होता है वो हमारा किसके अंतर्गत आता है, व्यावहारिक उद्देश्यों का लेखन, राइटिंग प्रैक्टिकल ऑफ द ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत ही आता है। उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में लिखने की विधि के अंतर्गत ही पहले मेरा जो था रॉबर्ट मेगर, जो मैंने आपको इससे पहले वीडियो में दे दिया है, और दूसरा जो होता है मिलर उपागम होता है, और तीसरा आरसीएम। मैंने आपको मिलर उपागम के बारे में अभी नहीं बताया है, जिसमें हमने आपको मेगर के बारे में बताया है। मेगर जो होता है अभिक्रमित अनुदेशन के अंतर्गत होता है और आरसीएम जो होता है हमारा इसके, लेकिन आरसीएम जो होता है हर बार एग्जाम में पूछा गया है और 2-3 बार आपके एग्जाम में आया है, इसलिए आपको आरसीएम, क्योंकि क्षेत्रीय मैसूर शिक्षा महाविद्यालय मैसूर के उद्देश्यों का वर्गीकरण व्यवहारिक जो होता है अक्सर पूछा जाता है, तो आप इसी को ध्यान दीजिए कि जहाँ आपका क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर आया या फिर आरसीएम करके आया, तो आप जान जाइएगा कि अगर आरसीएम आया है तो आपको क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय लिखना है, और क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय आया है तो आरसीएम ही लिखना है। आरसीएम को आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि ये व्यावहारिक और वर्गीकरण के बारे में ही लिखा गया है, जिसमें 17 भागों का मानसिक योग्यताओं का विभाजन ही कहा गया है। और ये मानसिक योग्यताओं के आधार पर, जैसा मैंने आपको बताया कि मानसिक योग्यताएं हमारा 17 है, जो ब्लूम के और आरसीएम के अनुसार और मानसिक योग्यताओं के अनुसार है। ये 17 जो होता है, हम आपको फिर से हम ध्यान दिला देते हैं कि प्रत्यास्मरण करना, विज्ञान करना, संबंध देखना, उदाहरण देखना, भेद करना, अर्थापन करना, वर्गीकरण करना, पुष्टि करना, सामान्यीकरण करना, तर्क देना, परिकल्पना करना, परिकल्पना स्थापित करना, निष्कर्ष करना,
करना, पूर्व कथन करना, विश्लेषण करना, संश्लेषण करना, मूल्यांकन करना, यही हमारा सत्र के आधार पर ही आरसीएम बनाया जाता है। और ये जो हमारा उसके होते आरसीएम जो होती हैं उसकी कहीं बहुत सारी विशेषताएं भी होती है और बहुत सारी सीमाएं भी होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आरसीएम बहुत ही ज़्यादा सरल होता है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी होता है। और इसकी जो विशिष्टता होती है वो तीनों पक्षों में होती है, जिसमें ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों चीज़ें होती हैं। और जिनकी सीमाएं जो होती हैं, ये नहीं कहा जा सकता है कि इसका सबसे ज़्यादा ज्ञानात्मक पक्ष पे बल दिया जाता है। इन कहने का तात्पर्य इनको तीनों पे बल देना चाहिए। और 17 मानसिक योग्यताओं से सभी उद्देश्यों की महत्वपूर्ण मतलब उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसलिए आरसीएम कुछ उनकी भाई दोष भी हैं, कुछ सीमाएं भी हैं, तो उनकी उसकी अच्छाई है। लेकिन हम आपको यही कहेंगे कि आरसीएम जो होती है वो हर बार पूछा जाता है। आप प्लीज़ मेरे वीडियो को जो है उसको ध्यान से सुनिएगा, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आरसीएम। और हमने इसको क्लास में आप लोग को बताया भी था, और इसलिए आप सब इसको ध्यान से पढ़िएगा और ये श्योरली एग्ज़ाम में आएगा। आप इसको वीडियो जो है आरसीएम या क्षेत्रीय मैसूर करके पढ़िएगा। हम अगला वीडियो आपको फिर एनआरटी और सीआरटी के बारे में हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।